कैसे हो आप? क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, जिसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज 11.2 है वो लाइन बेस्ड पर है, तो हम यहाँ 3D प्लेन की बात करेंगे या स्पेस में बात करेंगे जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाती है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का 3D का शेप बनाता है और उसमें कोई एक लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। जबकि कंडीशन दी गई है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू या थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, या हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन का इक्वेशन बताइए, ये इक्वेशन आप लाइन फाइंड कीजिए जो कि किसी दूसरे लाइन के पैरेलल हो। ठीक है ना, वो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल हो, एक लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल हो या एक लाइन हो और उसका डायरेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर हो, मतलब उसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो किसी दूसरे वेक्टर जो उसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो के बराबर हो। ऐसे केसेस में उस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम बात करें 3D प्लेन की ही बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर XYZ प्लेन को ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लीजिए y एक्सिस हो गया, यह x एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। यहाँ से मैंने एक लाइन मान लिया, सपोज करते हैं ये एक लाइन है, ये इस लाइन पर सिचुएटेड, मान लीजिए ये लाइन किसी पॉइंट A से पास हो रहा है, पॉइंट A से पास हो रहा है, जिसके पोजीशन वेक्टर को मैंने ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया, वो मान लेते हैं वेक्टर A है। OA का पोजीशन वेक्टर कितना है? A है। और इस पर कोई दूसरा पॉइंट, लाइन L मान लिया हूँ, इस पर कोई दूसरा पॉइंट मैंने P मान लेता हूँ। ठीक है ना, इस कोई एक पॉइंट और P मान लेते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर जो कि इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि लाइन को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्सिस XYZ एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, XYZ में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो पॉइंट हम मान लेते हैं P और जिसका पोजीशन वेक्टर R है। अब ये लाइन जो हो गई, जो कि AP पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रही है, ये लाइन किसी दूसरे वेक्टर के या किसी दूसरे लाइन के पैरेलल चल रहा है। और ये जो जिस वेक्टर के पैरेलल चल रहा है, बिकॉज हमने यहाँ वेक्टर लिखे हैं, उस वेक्टर का डायरेक्शन, उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर जो है वो B है, मतलब ये वेक्टर B है जिसके पैरेलल ये लाइन चल रही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि लाइन पैरेलल चल रही है, इसका मतलब लाइन पर सिचुएटेड जो दो पॉइंट होंगे, कौन सा? AP पैरेलल किसके होगा? वेक्टर B के। आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर AB इज पैरेलल टू किसके हो गया? वेक्टर B के, क्योंकि ये लाइन L जो है पैरेलल B के है, तो इसका मतलब AP को ज्वाइन करते समय जो लाइन पास हो रही है वो पैरेलल किसके हो गया? वेक्टर B के। और AP का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? वेक्टर AP कितना होगा? वेक्टर AP इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं OP में से OA को माइनस कर लीजिए। OP वेक्टर कितना है? OP इज इक्वल टू वेक्टर R है, और OA वेक्टर कितना है? OA मीन्स A का पोजीशन वेक्टर, वह A है, तो यह हो गया R माइनस A विच इज इक्वल टू वेक्टर AP। अब AP पैरेलल टू AB है, AP इज पैरेलल टू AB होने का मतलब क्या हुआ? वेक्टर AP इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर B। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो A इज इक्वल टू लेमडा B लिखा जाता है, या तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 लिखते हैं। तो यहाँ पर इफ AP इज पैरेलल टू AB हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था, तो हमने AP इज इक्वल टू लेमडा AB लिख दिया। AP इज इक्वल टू कितना है? R माइनस A, सो वेक्टर R माइनस वेक्टर A इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर B, वेयर वेक्टर R इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर A प्लस लेमडा B। इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो कि किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होगा? वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B, वेयर A इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट हो गया और B इज इक्वल टू पैरेलल वेक्टर हो गया, उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर या गिवन लाइन हो, तो उसका कार्टेशियन फॉर्म में उस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है कि मान लेते हैं ये जो पॉइंट है A दिया है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। मान लेते हैं कि जो लाइन है वो पॉइंट A से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। पॉइंट P लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, इसके कोऑर्डिनेट को x y z मान लीजिए। जो लाइन, ये लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल हो रहा है, जो वेक्टर दिया है, मान लेते हैं कि इसका भी कोऑर्डिनेट अगर होता
हमने इसको मान लेते हैं ए बी सी है। वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे ना, जब वेक्टर बी लिखेंगे तो लिखेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ये वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ए बी एंड सी मान लेते हैं। तो ऐसे केसेस में इसी फार्मूले में देखिए आर की जगह अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और उनके आर की जो वैल्यू दी गई है, आर एक पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ये नहीं लिखेंगे वेक्टर आर मीन्स ये पोजीशन वेक्टर। तो क्या लिखते हैं, पी पॉइंट है, पॉइंट को अगर वेक्टर में लिखना तो क्या लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू वेक्टर ए का मतलब हो गया कि वो पासिंग पॉइंट क्या है, वो पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 मान लिए। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के, ठीक है ना, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के प्लस लेमडा और ये जो लाइन है वो जिस वेक्टर के पैरेलल हो रहा है उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, ए आई प्लस बी जे एंड प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे एंड सी के। तो यहाँ से इसको फाइंड कर लीजिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, देखिए आई कोफिशिएंट को कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ x1 आई है, यहाँ पर ए लेमडा आई हो गया। अगर आई को कलेक्ट कर लें तो इसको लिख सकते हैं x1 प्लस ए लेमडा और इसी तरह से जे को कलेक्ट कर लीजिए तो y1 प्लस, यहाँ देखिए लेमडा इंटू बी दैट मीन्स बी लेमडा और के कोफिशिएंट को देखा जाए तो z1 प्लस सी लेमडा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लेमडा, या हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लेमडा। या इसी तरह से y इज इक्वल टू कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू y1 प्लस बी लेमडा होगा, या y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लेमडा। या हम ये भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लेमडा, z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लेमडा, या हम इसको लिख दीजिए z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लेमडा। ये देखिए x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लेमडा है, y माइनस y1 अपॉन बी भी लेमडा के इक्वल है, z माइनस z1 अपॉन सी भी लेमडा के इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो सकते हैं बिकॉज ये तीनों एक ही नंबर के इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। यह आ गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर आप लिख दीजिए x1 y1 एंड z1 क्या है, x1 y1 z1 क्या है, पासिंग पॉइंट है जिससे वो लाइन पास होती है। क्या हो गया, पासिंग पॉइंट है x1 y1 z1। और ए बी सी क्या है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल, जो वेक्टर पैरेलल चल रही है उसका डायरेक्शन रेशियो हो गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर हो गया। तो ये आपको मैंने बताया इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। इसका वेक्टर फॉर्म याद रखिएगा, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी दिया डायरेक्टली बस वैल्यू पुट करना, कुछ नहीं करना होता है। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में पूछा कि जो लाइन का इक्वेशन हो कार्टेशियन फॉर्म में बताइए तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ये आ जाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरे की पॉइंट की बात करते हैं अगले फार्मूले पर। आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फार्मूला जरूरी है, कैसे आ रहा है इसको जरूर जान लीजिए कि इससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपने पढ़े इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट कैसे होगा, आपने इसको नोट कर लिए होंगे जहां तक मान रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। सो सिंपल है, आप इसका डेरिवेशन अगर नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, बट इसके तरीके को जान लीजिए कि इसके फार्मूले कैसे फाइंड किए गए, और अगर वो भी नहीं जानना चाहते तो फार्मूले याद रख लीजिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। ठीक है, पासिंग थ्रू मान लेते हैं टू पॉइंट हम लेते हैं, या टू गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो। ठीक है, ऐसे केसेस में उस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, यहां पर हम लेते हैं एक 3D प्लेन को।
चलिए ले लिए हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। इससे हमने एक लाइन पास करा दी है, लाइन जो कि किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए पास हो रहा है, मान लेते हैं ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रहा है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मान लेते हैं ये भी क्योंकि कार्टेशियन में लिखना होगा तो कोऑर्डिनेट चाहिए ही, और इसके कोऑर्डिनेट को x2, y2 एंड z2 लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो O के पोजीशन वेक्टर को OA को A से रिप्रेजेंट करिए, B के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर B से रिप्रेजेंट कर लीजिए, और वेक्टर B का अगर हम देखें वेक्टर B पोजीशन वेक्टर B पॉइंट का रिप्रेजेंट कर रहा है, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x2, y2, z2 मान लिए। साथ ही साथ इस पर एक पॉइंट और ले लेते हैं P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट को मैं x, y, z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इसके पोजीशन वेक्टर को आप वेक्टर r से रिप्रेजेंट करिए, ये वेक्टर r मान लीजिए। तो आप ये देखकर कह सकते हैं कि ये लाइन किसी तीन पॉइंट को मान लीजिए पास हो रही है। इसका मतलब P पॉइंट तो पोजीशन वेक्टर हो गया। हम ये कह सकते हैं इसमें देखकर कि वेक्टर AP ऑलवेज पैरेलल टू वेक्टर AB हो सकता है ना भाई। देखिए वेक्टर AP पैरेलल टू वेक्टर AB होगा ही, या तो आप कह सकते हैं वेक्टर AP इज पैरेलल टू वेक्टर PB भी हो सकता है, या वेक्टर PB इज पैरेलल टू वेक्टर AB हो सकता है। तो बिकॉज ये तीनों पॉइंट कोलिनियर बन रहे हैं, तो कोलिनियरिटी में दो पॉइंट आपस में कोलिनियर बना सकते हैं, मींस AP इज पैरेलल टू AB होगा। जब AP पैरेलल टू AB होगा तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं वेक्टर AP इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर AB, बिकॉज जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं या दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो वो इस कंडीशन को बनाती है। और वेक्टर AP इज इक्वल टू कितना होगा, वेक्टर AP इज इक्वल टू OP माइनस OA। वेक्टर AP का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना हो तो OP माइनस OA कर दीजिए, इज इक्वल टू लेमडा। AB वेक्टर के लिए कितना लिखेंगे, OB माइनस OA लिख सकते हैं। OP इज इक्वल टू कितना है, वेक्टर R है, OP इज इक्वल टू वेक्टर R है। OA इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, वेक्टर A लिख देंगे, इज इक्वल टू लेमडा। OB का पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर B है, और OA का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा वेक्टर B माइनस वेक्टर A, विच इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। जब भी कोई लाइन दो पॉइंट को पास होती है, दो पॉइंट को लेकर पास होती है, उस समय उस लाइन का वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या बनेंगे, वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा वेक्टर B माइनस A। अगर इनके कोऑर्डिनेट दे दिए गए, जैसे कि कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 अगर दे दिए गए, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम इससे इसके कार्टेशियन फॉर्म को फाइंड कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म पर क्वेश्चन दिया गया है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, वेक्टर R जो पोजीशन वेक्टर OP का रिप्रेजेंट करा, मींस P पॉइंट का, तो P पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट हमने मान ली वो x, y, z मान लिए हैं, इसलिए वेक्टर फॉर्म में अगर उसको लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं xi प्लस yj एंड प्लस zk इज इक्वल टू वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A पोजीशन वेक्टर A पॉइंट का है, तो A पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1, z1 है, इसलिए इसको लिख दीजिए x1i प्लस y1j एंड प्लस z1k, एंड आप लिख सकते हैं लेमडा, यहाँ मैं लेमडा लिख देता हूँ, लेमडा B माइनस A मीन्स x2 माइनस x1। देखिए B पॉइंट है, ये B किसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है B पॉइंट का, और B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 है, और A है तो x1, y1, z1 है। या दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद माइनस कीजिए, या डायरेक्टली x2 माइनस x1 लिखकर ijk लगाते चलिए, x2 माइनस x1 i, ठीक है ना। उसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा y2 माइनस y1 j, एंड नेक्स्ट इज z2 माइनस z1, और यहाँ के आ जाएगा, ठीक है ना, z2 माइनस z1 के आएंगे। और अगर आप कंपेयर करते हैं इसको, कैसे, इसको और इसको माइनस कर लीजिए तो ये लिख सकते हैं x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 के इज इक्वल टू लेमडा x2 माइनस x1 i प्लस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस लेमडा y2 माइनस y1 j प्लस लेमडा z2 माइनस z1 k। ऐसे केसेस में i, j और k को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस x1 अपॉन लेमडा x2 माइनस x1, ठीक है ना, लेमडा x2 माइनस x1 हो जाएंगे। देखिए x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा x2 माइनस x1, या इसको लिख दीजिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा। सिमिलरली
अगला मिल जाएगा इसी तरह से y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन लेमडा मिल जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू दिस कर लीजिएगा। और इसी तरह से z माइनस जेड वन इज इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन कर लेंगे तो यह मिल जाएगा z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू लेमडा। और इन तीनों को देखा जाए तो ये एक इक्वल नंबर लेमडा के इक्वल चल रहा है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन विच इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन एंड z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। यह आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म में, एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिए वेक्टर फॉर्म, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अब मानकर चलते हैं कि दो लाइन आपस में दिया गया है और उसके बीच का एंगल फाइंड करना, तब कैसे फाइंड करेंगे, कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे तब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको नोट करिए फिर चलिए चला जाए। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर चलते हैं। अब देखिए, अब जो डिलीटर टॉपिक है उसके बारे में बता देता हूं मैं, उसको सिंपली लेकर एंगल बिटवीन टू लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस लिखा है, ये डिलीटेड है, याद रखिएगा ये डिलीटेड है फॉर CBSE 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग ये डिलीटेड किया गया है ये टॉपिक। ठीक है, तो हमें एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, बाद में कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना, एंगल को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं एक लाइन हमारे पास जिसका वेक्टर फॉर्म इक्वेशन a1 प्लस लेमडा b1 है और दूसरी लाइन है जिसका वेक्टर फॉर्म इक्वेशन a2 प्लस लेमडा b2 है, a1 प्लस लेमडा b1 और वेक्टर a2 प्लस लेमडा b2 है। तो इनके बिटवीन अगर एंगल फाइंड करना हो, एंगल विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा जब एंगल बनता है दो लाइन के बिटवीन तो इसका मतलब उनके डायरेक्शन रेशियो के बिटवीन बनता है, क्योंकि ये तो पासिंग पॉइंट होते हैं, तो जो डायरेक्शन होती है वही आपस में एंगल बनाते हैं। इसका मतलब हम इसको याद रखेंगे b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको मैंने वेक्टर फॉर्म बताया। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन के बिटवीन एंगल फाइंड करना है, किसके, कार्टेशियन फॉर्म में, तो लाइन का इक्वेशन मान लीजिए, मान लेते हैं x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1, और नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मीन्स a1 a2 प्लस b1 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड प्लस c2 स्क्वायर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपके पास हो जाएंगे। अगर दो एंगल बिटवीन टू लाइन हो जाएगा, ये तो आपको मैंने कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म बता दिया और ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा और साथ ही साथ लाइन क्या याद रखेंगे, इफ टू लाइन इज पैरेलल हो। ठीक है ना, याद रखिए लाइन, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तब क्या बनेंगे इसमें याद रखिए, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल हो, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो वेक्टर फॉर्म में अगर फॉर्मूला याद रखना चाह रहे हैं तो क्या बनेगा, जब ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो उसके डायरेक्शन रेशियो आपस में b1 इज पैरेलल टू लेमडा b2 हो जाएगा। ठीक है ना, b1 इज इक्वल टू लेमडा b2 लिखेंगे। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में इसको जानना है कि कार्टेशियन फॉर्म में बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, फार्मूला बहुत सारा हो जाता है। कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर दो लाइन इस फॉर्म में दिया गया है कैसे शो करेंगे कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। दो लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे में लिखा है तो कैसे आप शो करेंगे कि ये लाइन आपस में पैरेलल बना रही है। उसके लिए आपको याद रखना है कि इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे a1 b1
C1, A2 B2 C2, ये आपस में इक्वल रेशियो बनाते हैं। मतलब इसको लिख देंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो इसका मतलब वो लाइन आपस में अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे, मीन्स दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो इसका मतलब वो लाइन आपस में पैरेलल बना रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन बता देते हैं इस पर, अभी देख लीजिए। और अगर हम बात करें, एक पॉइंट और बात कर लेते हैं, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, इसको भी देख लीजिए। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर हो, ओके, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर केस में क्या होगा, अगर उस लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो आपको पता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के बिटवीन डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसका मतलब वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, यह हो सकता है अगर लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे दिया है, क्या दिया हो, x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 3 अपॉन 4, ऐसे कुछ लाइन का इक्वेशन लिख दिया हो। अब पूछा गया कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, आप बताइए कैसे है। तो क्या करना होगा, कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया होता है तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब हो गया कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो। देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये हो गया आपका, अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म में वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, या वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया हो, ऐसे दे दिया हो, तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, वह इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है ना, पैरेलल के लिए इन दोनों के आपस में रेशियो बराबर कर दीजिए, या b1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दूसरे में से कॉन्स्टेंट कॉमन लेने पर दोनों बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू लेमडा, या b1 अपॉन b2 किसी कॉन्स्टेंट नंबर के इक्वल होता है, तो हम वो बोल सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इन वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में होगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन इसको जानना जरूरी था। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन। देखिए हम बनाना चाह रहे हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एक बार बस फॉर्मूले को रिवाइज करते चलिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन या डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इसको मैंने रब कर दिया। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन है, दोनों लाइन को हम बोल सकते हैं, हम जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए स्पेस की बात करें, अगर इन स्पेस देखा जाए तो दो लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगे। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये मान लीजिए L और M लाइन है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या बनेगा, जीरो बनेगा। भाई डिस्टेंस क्या बनेगा, जीरो बनेगा। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, जैसे ये लाइन मान लीजिए और ये लाइन L और M ले लेते हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस वह लाइन होगी जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है जो कि इनके बीच की परपेंडिकुलर लाइन होगी। इस ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल लीजिए तो आप डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए दो लाइन ऐसे हो जो न तो पैरेलल हो और न तो परपेंडिकुलर हो, स्पेस में दो लाइन ऐसे मान लीजिए जो न तो पैरेलल हो न तो परपेंडिकुलर हो, ऐसा पॉसिबल तभी हो पाएगा जब दो डिफरेंट प्लेन ले लें। दो डिफरेंट प्लेन में दो लाइन ड्रा करेंगे तो जो एक दूसरे को टक्कर नहीं देगी। लेकिन अगर इस ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन का काम करता है। इस ब्लैक बोर्ड पर खींचे जाने वाली दो लाइन या तो पैरेलल होगी या तो इंटरसेक्टिंग होगी। लेकिन दो डिफरेंट ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, दोनों डिफरेंट ब्लैक बोर्ड पर खींचे जाने वाली लाइन आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में हम बोल सकते हैं दो लाइन ऐसे हो जो न तो पैरेलल हो न तो परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं स्क्यू लाइन बोलते हैं। और स्क्यू लाइन का डिस्टेंस, स्क्यू लाइन के बिटवीन डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये आपकी स्क्यू लाइन हो सकती है जो न तो पैरेलल हो न तो परपेंडिकुलर, न तो पैरेलल न तो इंटरसेक्टिंग होती है। तो दो लाइन जो कि न तो पैरेलल होते हैं न तो इंटरसेक्टिंग होती हैं, उसको हम बोल सकते हैं क्या, उसको बोल सकते हैं स्क्यू लाइन है। और डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन लिखा मिलता है या डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन मिला करता है। अब हम इसको बताते रहे आपको वेक्टर फॉर्म में, इस फॉर्मूले को याद रखना चाहें तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन के लिए, तो मान लेते हैं उस लाइन का इक्वेशन a1 प्लस लेमडा b1 है, या हम ले लिए इसको a2 प्लस लेमडा b2 है।
अगर हमें इसके बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस या डिस्टेंस फाइंड करना, जिसको हम बोलते हैं सबसे छोटी डिस्टेंस, देखिए शॉर्टेड डिस्टेंस यही बनेगा, ये सबसे शॉर्टेस्ट बनेगा और जितना आगे चले जाएंगे उतना ही वो लॉन्ग बनता चलेगा। तो जिसको बोलते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस, दो लाइन के बिटवीन शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल टू, आप लिखिए इसको B2 माइनस B1, देखिए B2 माइनस B1, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 हो जाता है। मतलब दोनों वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन का क्रॉस प्रोडक्ट और दोनों जो लाइन होंगे वो जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट का बीच का डिफरेंस, उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो B1 क्रॉस B2 निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ठीक है, अब अगर यही इक्वेशन जो स्क्यू लाइन है, मान लीजिए हमें शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है और वो लाइन का इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा बड़ा जरूर होता है इक्वेशन, लेकिन पढ़ लीजिए कि हो सकता है कहीं जरूरत पड़े उस इक्वेशन की भी, उस फॉर्मूले का। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब हो गया, मान लीजिए लाइन का इक्वेशन ये दिया है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन c1 और साथ ही साथ x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। तो ऐसे केसेस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको sd से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और यहाँ a1, b1, c1, a2, b2, c2 अपॉन अंडर रूट क्या लिखेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, b2 c1 का होल स्क्वायर और नेक्स्ट c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, और उस लाइन का इक्वेशन अगर आपके कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला हो सकता है कि जो पासिंग पॉइंट होता है उनका डिफरेंस ले लीजिएगा और साथ ही साथ उनके डायरेक्शन रेशियो को लिखिए, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है ना, ये क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद आप मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a2 a1 b2 माइनस b2 a1 b1 a2 हो जाएगा, ठीक है ना, a2 b1 या b1 a2 का होल स्क्वायर, सिमिलरली b1 c2 c1 b2 ले लेते हैं, ठीक है, का होल स्क्वायर, a1 c2 और c1 a2 ले लेते हैं, उसका होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन निकल आती है अगर उस लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया हो। एक पॉइंट और बच जाता है इसके बाद कि हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, एक लाइन और देख लेते हैं, ये भी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन को हम यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। मान लेते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b है और दूसरा वेक्टर दूसरे लाइन का इक्वेशन है लेमडा b। देखिए a2 यहाँ पर मैंने लिखा हूँ a1 प्लस लेमडा b और a2 प्लस लेमडा b, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियो आपस में इक्वल हुआ करता है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो उनका डायरेक्शन रेशियो इक्वल होगा, मतलब डायरेक्शन रेशियो समझ रहे हैं, ये a1 b1 c1 होगा तो ये भी a1 b1 c1 ही होगा, ये a2 b2 c2 नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में इनके बिटवीन शॉर्टेड डिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b लिख दिया करते हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b हो जाएगा। वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 कर लेंगे, a2 माइनस a1 इनके पासिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस ज़्यादातर हम लोग जो क्वेश्चंस करते हैं वो वेक्टर फॉर्म में, इनके क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म में करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और जो क्वेश्चंस आएगा वो दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में बदल लीजिए और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म बदल लीजिए, तो आपको एक ही फार्मूला याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा मैं अभी क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, तो चलिए एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको बताऊं एक्सरसाइज 10.2 को लेकर चलता हूं। एक बार फार्मूले को देख लीजिए पहले।
एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है सो दैट दिस थ्री लाइन्स सो दैट द थ्री लाइन्स विद द डायरेक्शन कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13 एंड सिमिलरली तीन लाइन के तीनों डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जब ये लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट और इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट आपस में जीरो बनाएंगे। मीन्स L1 L2 M1 M2 N1 N2 इज इक्वल टू जीरो होता है। एक कंडीशन याद रखिएगा कि इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मान लीजिए एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 होता है और दूसरे का L2 M2 N2 होता है और आपस में ये दूसरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो ये कंडीशन बनाती M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से ये डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए एक लाइन का है दूसरे का ये है, तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो हम लिख देंगे 12/13 और 4/13 प्लस -3/13 है -3/13 इंटू 12/13 और प्लस -4/13 इंटू 3/13। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 12 4 48 और 169 -36 169 और -12 169 और ये देखेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली आप एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनका आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर बना लीजिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 एंड प्लस 3/13 इंटू 12/13 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, 4 3 12 12 3 36 -48 इज इक्वल टू जीरो एंड आप दिस इंटू दिस भी बता सकते हैं एंड आप ये लिख दीजिए 12/13 इंटू 3/13 और -3/13 इंटू -4/13 और दिस इंटू दिस ABBCCA -4/13 है तो लिख दीजिए -4/13 और 12/13 इनका भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। देखिए ये आ गया 12 3 36 और 4 3 12 और -48 जीरो आ गया। इसका मतलब ये आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो लिख सकते हैं सो दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 11.2 लेकर चल रहे हैं अभी हम। ये इजी था, आप इसको एक बार देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो कि पास हो रहा है किसी दो पॉइंट से। मान लीजिए लाइन L है, पासिंग पॉइंट A एंड B है। पासिंग पॉइंट क्या है, जिनके कोऑर्डिनेट दे दिया है 1 -1 1 -1 2 और 3 4 -2 और इस परपेंडिकुलर टू, सो दैट दिस लाइन द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। किस लाइन के? मान लेते हैं ये लाइन परपेंडिकुलर हो रहा है CD लाइन के। ठीक है, हमने CD को यहाँ ड्रा कर दी है। ये मान लीजिए M लाइन है जिस पर दो पॉइंट हम ले लेते हैं C और D ले लेते हैं। इनके कोऑर्डिनेट कितना है? C और D कोऑर्डिनेट कितना है? ये कोऑर्डिनेट है 0 3 2 और 3 5 एंड 6 है। हमें शो करना है कि सो दैट, हमें शो करना है, क्या शो करना है? टू शो L इज परपेंडिकुलर टू M। लाइन L और M आपस में परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो मैंने बताया था कि उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन C1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू जीरो होगा। अभी मैंने यहाँ पर फार्मूला बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो आप लाइन L का निकाल लीजिए, डायरेक्शन रेशियो आप लाइन M का निकाल लीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, जीरो के बराबर आ जाना चाहिए। तो आप लिख लीजिए डायरेक्शन सोल्यूशन। ठीक है ना, हम यहाँ पर सोल्यूशन करने जा रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन M मान लीजिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L कितना होगा? डायरेक्शन रेशियो x2 - x1 मीन्स 3 - 1 is 2
ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला पहली एक्सरसाइज में था। फिर y2 माइनस y1, 4 में से -1 को माइनस करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 दैट मीन्स 5। नेक्स्ट इज z2 माइनस z1, -2 में से 2 को माइनस कीजिए -4 आ जाएगा। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो आप लिख लीजिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन m, ये कितना होगा, x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 0 इज 3, y2 माइनस y1 5 माइनस 3 is 2 and z2 माइनस z1 6 माइनस 2 is 4। इफ दिस टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो यहाँ लिख लीजिएगा इन केस ऑफ परपेंडिकुलर हम क्या लिखेंगे, दिस इंटू दिस मीन्स 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 एंड -4 इंटू 4, -4 इंटू 4 कितना आएगा 6, 10 -16 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, इसका मतलब ये दोनों लाइन जो कि दो डिफरेंट पॉइंट से पास हो रहे हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, कुछ करना ही नहीं इसमें। अगला इसी तरह से क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन जो दिया है वो आपसे क्या पूछा है, सी सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 7, 8, 2, 3, 4 इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। अब क्वेश्चन थोड़ा सा पैरेलल के लिए दे दिया है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं, ये मैं रब कर देता हूं। ठीक है, रब कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दो लाइन, मान लीजिए लाइन L है जो दो डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रही है। इसको भी लिख देते हैं, कैसे लिखना है, सबसे बड़ी बात यही आती है ना। 4, 7, 8 है और 2, 3, 4 है। और इसी तरह से दूसरी लाइन M ले लीजिए जो आपस में पैरेलल बना रहे हैं और इसके जो वर्टिसेस से जो कोऑर्डिनेट है, इससे जो पासिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 1, 2 एंड 5 इस तरह से ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। आपसे पूछा है कि सो दैट द लाइन L passing through these 2 points and line is parallel to this line which is passing through these 2 points। तो क्या ये लाइन L और M आपस में पैरेलल है? तो ऐसे केसेस में फिर वहीं शुरू कीजिए, क्या डायरेक्शन रेशियो किसका, ऑफ लाइन L निकाल लीजिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L कितना होगा, इज इक्वल टू 2 minus 4 is -2, 3 minus 7 is -4 and 4 minus 8 is -4। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो किसका निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन M निकाल लीजिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन M कितना होगा, दिस माइनस दिस मीन्स 1 में से -1 को करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये 2 आ जाएंगे। 2 में से -2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 + 2 is 4 एंड 5 - 1 is 4 आ जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो L लाइन का और M लाइन का आ गया। इफ दिस टू आर पैरेलल, इफ इन केस आप पैरेलल लिख दीजिए, ठीक है ना, इन केस आप पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो क्या लिखना होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो आप लिख दीजिए, क्या आप लिखेंगे A1/A2, इसके नीचे लिख दीजिए या यहाँ लिख दीजिए कितना, -2/2 इज इक्वल टू -4/4 इज इक्वल टू -4/4 विच इज इक्वल टू -1 अगर ये इक्वल आपके बनाते हैं इसका मतलब ये आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है।